धीरा शहीद हो गया। अंग्रेजों ने उनकी लाश को नहीं लौटाया, लेकिन उन्हें इतना डर तो था कि एक न एक दिन ये देश आजाद होगा। उस समय प्रश्न उठेगा, तो उन्होंने उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा कि यदि इनके माता पिता ले जाना चाहेंगे तो उन्हें जरूर देंगे। लेकिन देखिए, मदन लाल धींगरा के पिताजी ने कर्नल वायली की मृत्यु के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा कि मैं मदन लाल धींगरा को अपनी औलाद अस्वीकार करता हूं। उनके भाई जो जितने भी डॉक्टर थे, उन्होंने लिखा कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता जो अंग्रेज अधिकारी की मौत करता हो। ऐसे ऐसे देशभक्त ब्रिटिश भक्त भी हमारे थे कि जिन्होंने अपनी औलाद को अपना बेटा इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन मदन लाल धींगरा का वह पत्र जब भारतीय अखबारों में छपा तो हर एक भारतीय नौजवान का वक्ष गौरव से फूल गया। और उस मदन लाल धींगरा के वो दो भाई डॉक्टर न रहे, करोड़ों भाई और करोड़ों पिता और करोड़ों माए उन्हें दुआ देने लगी। देश की आजादी के बाद भी कई वर्षों तक मदन लाल धींगरा की अस्थियां लंदन में ही रही। 1976 में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रयास किए और मदन लाल धींगरा के अस्थि कलश को भारत लाई। लेकिन एक और बड़ी दुखदायी घटना है कि आप जानते हैं कि ऐसा कृत्य करने के बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में कैसे रह सकते थे। उन्होंने इंग्लैंड छोड़कर पेरिस को अपना आजादी का आंदोलन चलाने की जगह बनाई। वहां फिर एक और इंडिया हाउस की स्थापना की। यहाँ पे क्रांतिकारी आया करते थे। वहां उनको मैडम भिकाजी कामा का साथ मिला। वीर सावरकर को एक और केस, वीर सावरकर को मदन लाल धींगरा को भड़काने के आरोप में नहीं, लेकिन वीर सावरकर ने ऐसे ही पुस्तक रख करके और एक लोहे की छोटी सी पेटी जो सामान की होती है उसके बीच में वो किताब फंसा करके ऊपर उसको लोहे के पत्रे का कवर चढ़ा करके और समुद्री रास्ते से नासिक के उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर और जाफेकर बंधु वगैरह, उनको पिस्तौल उपलब्ध कराई। क्योंकि नासिक का जो कलेक्टर था वो भयंकर अत्याचार कर रहा था, कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था और उस पिस्तौल से उसकी हत्या की गई। नासिक षड्यंत्र केस में इंग्लैंड में वीर सावरकर को पकड़ लिया गया और वीर सावरकर को जब जहाज से भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के तट पर इंग्लिश चैनल के पास ये टॉयलेट में गए और उस जहाज से समुद्र में कूद गए और समुद्र से कूद कर तैरते हुए इंग्लिश चैनल के किनारे आ गए। इनकी भाषा को फ्रांस के लोग समझ नहीं पाए, अधिकारी जिन्होंने इनको पकड़ा और अंग्रेज वहां पर पहुंच गए। इनको वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। भारत में आने के बाद 2 आजीवन कारावास इनको दिए गए, काले पानी की सजा दी गई और ऐसी काल कोठरी में इनको पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में डाल दिया गया जो केवल 6 फुट की थी, जहां ये न खड़े हो सकते थे न ठीक से पेड़ जोड़े करके लेट सकते थे। टॉयलेट भी वहीं करना पड़ता था, फ्रेश भी वहीं होना पड़ता था और उनका दिया हुआ बेकार का खाना भी वहीं खाना पड़ता था। ऐसा जीवन वीर सावरकर ने जिया। बाद में देश आजाद हुआ तो सावरकर मुक्त हुए, लेकिन अंडमान निकोबार की उस सेल्यूलर जेल में सावरकर का चित्र उनकी याद में लगाया गया था। हमारे यहाँ एक मणिशंकर अय्यर जब देश का रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री बना ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, तो इसने उस वीर सावरकर का फोटो भी वहां से हटवा दिया। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो वापस उसे वहां पे लगाया गया। हम कैसे देशवासी है कि अपने देश पर मर मिटने वाले लोगों का हम सम्मान कैसे करते हैं। मित्रों, श्याम जी कृष्ण वर्मा जब पेरिस चले गए तो ये वहां के फ्रांसीसी अधिकारियों से बहुत नाराज हो गए इस बात को लेकर कि आपने वीर सावरकर को वापस अंग्रेजों को कैसे सौंप दिया। और वहां भी इन्होंने विद्रोह फैलाया और पेरिस के कई अधिकारियों से इनकी नहीं बनी तो ये जिनेवा चले गए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इन्होंने कई दिनों तक रहकर भारत की जो है स्वतंत्रता की अलग जगाई
और जब इनकी एज काफी हो गई थी, लगा इन्हें कि मेरा शरीर जो है अब साथ नहीं दे रहा, तो इन्होंने अपनी पत्नी भानुमति को बुलाया। स्विट्जरलैंड की एक संस्था से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। सोचिए कितना भरोसा था कि मेरी मृत्यु के बाद हिंदू रीति रिवाज से मेरा दाह संस्कार किया जाए और मेरी अस्थियों को 100 वर्ष तक आपकी संस्था की सुरक्षा में रखा जाए। उसके लिए जो भी फीस या शुल्क लगता था वो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए में दिया। और मुझे भरोसा है कि एक दिन भारत आजाद होगा, कोई देशभक्त जब आए तो मेरी अस्थियां उन्हें सौंप देगा। उनकी मृत्यु जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो गई। भानुमति भी वहीं रही, क्योंकि जहां पति की अस्थियां हो वो देश कैसे छोड़ सकती है। और बाद में भानुमति भी जो है वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी दोनों की अस्थियों को उस संस्था ने कई दिनों तक रखा। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत प्रयास किया कि उनका अस्थि कलश भी भारत मिल जाए, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुई। 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो 2003 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून से बात करके और विदेशों के स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से बात करके कि भाई वो मेरे राज्य का नागरिक था और उसकी अस्थियों पर गुजरात का अधिकार है, गुजरात का मांडवी का वो निवासी था, हम उनकी अस्थि कलश से उनका जो भी उनका अंतिम संस्कार किया, जो भी क्रियाएं बची है वो करके हम क्रांति तीर्थ नाम से उनका स्मारक बनवाएंगे, हमें वो अस्थियां दी जाए। सोच लीजिए कि देश की आजादी के 56 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी जिनेवा स्विट्जरलैंड से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को लेकर आए और मांडवी में आज भी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जहां उनका स्मारक बना हुआ है और उसका नाम रखा उन्होंने क्रांति तीर्थ। तो कैसे कहते हैं कि हमारे देश को आजादी ऐसे ही मिली। दोस्तों, ये कहानी बड़ी लंबी है। आज हमने आजादी के अमृत महोत्सव के प्रारंभ में मैंने आप लोगों को ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन लाल धिंगरा और वीर सावरकर के कुछ संस्मरण सुनाए। वीर सावरकर की मृत्यु 1963 या 1966 में हुई। आजादी के बाद भी वो बहुत दिनों तक जीवित रहे, लेकिन आज भी वीर सावरकर को कट्टर हिंदुत्ववादी कह करके कई लोग उनका अपमान करते हैं, लेकिन वो देश का सच्चा सिपाही था। कुछ ऐसी इन सब क्रांतिकारियों की गाथा लिखने के लिए हमारे राजगढ़ के पड़ोसी जिले गुना में एक क्रांति कवि हुआ, जो गुना जिले के ही उस समय अब अशोकनगर जिला है, गुना जिले की एक अशोकनगर तहसील है। वहां पर गणेश खेड़ा नाम का गांव है। वहां पर एक बिरथरे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री कृष्ण सरल था। मैंने पहले आपको उसके बचपन की कहानी सुनाई कि जब सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाकर के अदालत में पेश करने के लिए पूना से कोटा और बीना के रास्ते हुए ट्रेन से ले जाया जा रहा था, तब अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे देशवासी उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे। जय हिंद, भारत माता की जय का जब उन्होंने नारा लगाया तो सुखदेव ने ट्रेन की खिड़की से, डिब्बे खिड़की से भारतीयों का अभिवादन करने के लिए भारत माता की जय कही। तो उनके साथ जो ले जाने वाले जो बॉडीगार्ड वगैरह थे, उन्होंने बंदूक से उनके सिर पे मार करके उनका मुंह वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर धकेल दिया गया। तो अपने बच्चों की टोली में बालक श्री कृष्ण सरल को गुस्सा आया और उन्होंने खींच कर एक पत्थर उस अंग्रेज अधिकारी सिपाही को मारा। बाद में उसे पकड़कर इतने लात उनसे बरसाए गए कि मृत्यु पर्यंत उनके पैर की एक कोहनी की जो हड्डी टूट गई थी, वो निशान मैंने पर्सनली देखा है। और
उनका देहावसान 2002 में हुआ, 2000 के आसपास हुआ। 98 में जब मैं बीएड कर रहा था तो उस समय पहले वो यहीं गुना में हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक रहे, बाद में वो प्रोफेसर रहे विक्रम विश्वविद्यालय में, और जब वो रिटायर हो गए, वो बीएड कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो जब हम बीएड कॉलेज में थे तो हमने उनको एक कार्यक्रम में बुलाया था, वहाँ मेरी उनसे चर्चा हुई। उनके बच्चों से, बेटे जो आज भी कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट में भोपाल में पदस्थ है, उनके संतानों में भी वैसे ही संस्कार है। जब मैं उनके परिवार से मिला और उनके कई कार्यक्रमों का मैं आयोजक रहा तो मेरे मन में रहा कि शहीद होने वाले प्रत्येक क्रांतिकारी के खोज करके उसके परिवार से मिलकर, भगत सिंह के गांव खटकर कला गांव में जाकर उनकी माताजी और परिवार से मिलकर और दुर्लभ संस्मरण सुनकर के, ऐसी दुर्लभ जो है विषय वस्तु तैयार करके उन्होंने करीब 2000 क्रांतिकारियों की कहानियां लिखी। विश्व में सर्वाधिक महाकाव्य क्रांतिकारियों पर उन्होंने लिखे। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का बेटा जब ग्वालियर में प्रोफेसर था, उनसे भी श्रीकांत सर की मित्रता थी, और राजर्षि टंडन से जब ये मिले तो उन्होंने प्रेरणा दी कि ऐसे अनेक क्रांतिकारी है, ऐसे अनेक देशभक्त है जो गुमनाम है। हमारे देश की जनता अगर उनको भूल गई और इनके बलिदान को हमने अपने भावी समाज के सामने नहीं रखा तो इसके बड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और बिल्कुल सही है कि चाहे कोई देश कितना ही आजाद हो, अगर देश अपने शहीदों का स्मरण भूल जाता है तो उस देश को भी लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण सरल ने जीवित शहीद का दर्जा प्राप्त किया, और वो कहा करते थे कि क्रांति के जो देवता मेरे लिए आराध्य, काव्य साधन मात्र उनकी वंदना ही साध्य। नहीं कवि और महाकवि ही में लोगों द्वारा कहलाऊं, सरल शहीदों का चारण था कहकर याद किया जाऊं। और उन्होंने ऐसी बहुत ही अद्वितीय अद्भुत पंक्तियां लिखी है। उन पर 1757 के प्लासी का युद्ध से लेकर 1961 गोवा मुक्ति आंदोलन तक उन्होंने जिन जिन क्रांतिकारियों पर लिखा, उन्होंने करीब 144 ग्रंथ लिखे, लेकिन आज भी उनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। क्योंकि जब आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले या इनसे जुड़ी संस्थाओं के लोग उनका मान सम्मान करते थे, तो कभी भी देश में ज़्यादातर विरोधियों का जो शासन रहा, उन्होंने कभी भी इनको मान सम्मान नहीं दिया। आज भी सरल जी जो है, उन्होंने जितने क्रांतिकारियों पे काम किया, उनकी किताबें छापने वाला उनको नहीं मिला। उन्होंने अपनी पत्नी के सारे ज्वेलरी बेच दी, उन्होंने अपने प्रोफेसर की सारी सैलरी उनमें लगा दी, जरूरत करने पर उनके बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर और अपने घर के सारे सामान बेचकर भी भगत सिंह पर लिखा हुआ महाकाव्य प्रकाशित करवाया। और जब उसका विमोचन करने के लिए 1965 में जब वो उज्जैन में बीएड के प्रोफेसर थे, तो भगत सिंह की माँ और उनकी पुत्र वधू श्रीमती रणवीर जब आई, तो ये उनका विरोध करने वाले और उनका किताबों का प्रकाशन में सहायता न करने वाले सारे राजनीतिक दल सब भेदभाव भूलकर श्रेय लेने के लिए एक मंच पर आ गए। ये हमारे देश की राजनीति है। और भगत सिंह की माँ को उस समय उज्जैन के पूरे नगर में घुमाया, लोगों ने खूब पैसे और नोट इकट्ठे किए, और एक बहुत बड़ा एक थैला अनगिनत नोटों से जब भर गया, भगत सिंह की माँ को देखिए कि उस समय उन भगत सिंह के एक साथी बटुकेश्वर दत्त, जो बच तो गए थे, लेकिन उस समय जो एक बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ भर्ती थे, और उस अस्पताल में भगत सिंह की माँ उनको देख कर गई, और वो सारे के सारे पैसे उन्होंने गिने भी नहीं थे, जो लाखों की तादाद में थे, बटुकेश्वर दत्त के इलाज के लिए उनके सिरहाने दरिये के नीचे वो
रख करके आ गई। बाद में जब बटुकेश्वर दत्त की एक लड़की है भारतीय, उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे लोग देश के लिए मर मिटने वाले थे और उनके माँ बाप भी ऐसे थे। कहते हैं कि उनके डीएनए में राष्ट्रभक्ति थी, उनके ब्लड में राष्ट्रभक्ति थी। कुछ लोग प्रेरित होकर के देशभक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये उनकी लिखी हुई श्री कृष्ण मिश्रा की कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, जो मुझे कंठस्थ है, लेकिन कुछ क्रम में आप लोग क्रम से मैं आप लोगों को कुछ केवल चंद पंक्तियां जो मैंने उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप 111 पेज का मैंने एक छोटा सा शोध किया था उन पर, उसमें उनकी कुछ पंक्तियों को मैंने अपने वक्तव्य में कहीं ना कहीं रखा है। तो मैं कुछ चीजें आपको सुना करके अपने इस वक्तव्य को वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने लिखा है कि जो मातृभूमि पर संकट का उद्घोष सुने, जो मातृभूमि पर संकट का उद्घोष सुने, कितने ऐसे हैं जो उसका सम्मान बचाते हैं। हे रंग भवन में सभी जमाते रंग किंत, देखे कितने जो रण में रास बचाते। वो कहते थे कि मैं कायरता के मस्तक पर चिंगारी धरने आया हूँ, आजादी के रखवालों को और सजग करने आया हूँ। कवि थे, उन्होंने कवि सम्मेलन में पंक्तियां सुनाई थी कि तो सुन लो मैं गीत प्यार के, नहीं किसी को सुनने दूंगा, मौत भले ही चुन लेना, अपमान नहीं चुनने दूंगा। ये भाव जगाने के लिए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी सर्वधर्म पर भी कि मैं तुम्हें तुम्हें भूलना भेदभाव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का। हम लोग जाति में और भेदभाव में ही आपस में लड़ते रहते। वो कहते थे कि हे तुम्हें भूलना भेदभाव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का, मिलकर तुमको दिखलाना है जौहर अपनी तलवारों का। दुनिया देखे भारत के इन वीरों को भारत प्यारा है, हर युवती जिसकी चिंगारी, हर युवक जवान गा रहा है। आजादी के बारे में उनके और बहुत सारे कुछ जो चीजें हैं, उनमें से देश के नौजवानों को उनकी उन्होंने लिखा है, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय तुम भी जोड़ सकते हो। हम अगर चाहे तो क्या संभव नहीं है। तो ये ऐसी आजादी है जिसके लिए उन्होंने एक जगह लिखा है कि संगीन छातियों को चाहे छलनी कर दे, आजादी के सपनों को मिटा न पाते हैं। जितनी जितनी शोणित की वर्षा होती है, आजादी के अंकुर उतने हरियाते हैं। देश की आजादी पर उन्होंने जो बहुत सारी पंक्तियां लिखी, देश को कैसे आजादी प्राप्त हुई, चंद्रशेखर आजाद पर लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि हड्डियों का खाद देकर खून से सींचा जिसे है, मुक्ति की वह फसल मौसम के प्रहारों में टिकी है। प्रार्थनाओं याचनाओं ने संवारा जिस फसल को, वह सदा काटी गई लूटी गई सस्ती बिकी है। एक वर्ग ऐसा भी था जो केवल प्रार्थनाओं और याचनाओं का ही काम करता था देश की आजादी के लिए, लेकिन करे क्या, गद्दारों की विश्व में देश में ऐसी ढूंढे न मिलेगी कहीं विश्व में जैसी। गद्दारों ने ही लुटिया सदा डुबाई, दास्ता देश में उनके द्वारा ही आई। गद्दार देश की कीर्ति कमाई खा जाता, गद्दार देश की कीर्ति कमाई खा जाता, इतिहास कलंकित देश का गद्दार कर जाता है। सदियों तक जो कष्ट सहन नहीं हो पाता, ऐसे कांटे गद्दार देश में बो जाता। अब पूरा इतिहास देखिए तो भगत सिंह को जय गोपाल की गद्दारी ने पकड़ाया, चंद्रशेखर आजाद को उनके ही साथी ने चंद धन के लालच में पकड़ाया, तात्या टोपे को जंगल में उनके ही साथी ने पकड़ाया। अशफाक उल्लाह खान जो हमेशा पिस्तौल लेकर सोता था और इंजीनियर था, उसको उनके ही साथी ने सोते हुए में पुलिस से पकड़ा दिया।
जितने भी देश पर मर मिटने वाले क्रांतिकारी थे, इनमें से ज्यादातर को 99.99% लोगों को हमारे ही देश के ऐसे लोग जिनको अंग्रेजों से धन मिल जाता, अंग्रेजों से पैसा मिल जाता, अंग्रेजों से किसी को जागीर का लोभ मिल जाता, उन्होंने इस देश के लोगों को ऐसे ही पकड़ा दिया। इसलिए ये आजादी को याद रखना है, अगर इसे बनाए रखना है तो हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है उसके हृदय में देश पर मर मिटने वाले लोगों के प्रति उनका मूल्यांकन तो सही तरीके से करना चाहिए। यही मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, देश शीश पर रख देश की मिट्टी करे प्रणाश, प्राण देकर भी रखेंगे हम धरा की लाश। देश का सम्मान है प्रत्येक का सम्मान, और देश का सम्मान अपमान है प्रत्येक का अपमान। आगे की श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन 5-7 मिनट बच्चों को इसके बारे में बताएं। आप में से जो भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहता है उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।